तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए, दैट इज फ्रेगमेंटेड। इसका मतलब है क्या कि छोटे छोटे पार्ट्स का अलग अलग जगह पर होना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज राइस एंड व्हीट आर, राइस और व्हीट किस तरह की क्रॉप्स हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ऑप्शन नंबर बी है कैश क्रॉप्स हैं, ऑप्शन नंबर सी है सब्सटेंशियल क्रॉप हैं, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स राइस और व्हीट जो है वो किस टाइप की क्रॉप्स हैं? क्या वो मार्केट में बेचने के लिए बनाई जाती थी उस समय पर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, या वही कैश क्रॉप सेम होता है, या फिर सब्सटेंशियल क्रॉप थी जो कि अपने यूज़ के लिए उगाई जाती थी? तो आंसर नंबर है इसका सी, दैट इज सेकेंड का आंसर होगा सी, राइस एंड व्हीट आर सबसिस्टेंस क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो कहाँ चला गया था? तो वो चाइना में था? नहीं। अफगानिस्तान में? नहीं। श्रीलंका? नहीं। कहाँ पहुँचा था वो? ईस्ट पाकिस्तान में। डिवाइड हुआ था जब इंडिया, तो वो ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ डिवाइड हुआ था। ओके, तो ये थे आपके आंसर्स। अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, इंडस्ट्रीज़ की कंडीशन क्या थी? तो इंडस्ट्रीज़ आपने देखा होगा कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी एक टाइम पर, बट ब्रिटिशर्स ने उनको बिल्कुल बंद करवा दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कंडीशन थी इंडस्ट्रीज़ की वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो हम देखते हैं कि कैसे बेकार थी, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो सबसे पहला दिया है उसमें सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना। लेकिन जहाँ वर्ड लग गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब क्या कि जो इंडस्ट्रीज पहले से सेटअप हैं उनको बंद करना। तो ये नौबत थी उस समय पर कि इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। कैसे बंद हो चुकी थी? सबसे पहली चीज़ आपने याद होगा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को बेचने में या फॉरेन कंट्रीज़ को हमारे गुड्स बेचने में ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस बहुत हाई कर दिए थे, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट महंगे हो गए थे और मार्केट में नहीं खरीदे जा रहे थे। तो decay of world famous traditional handicraft industry owing to discriminatory policy of British government, है ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी उनकी टैक्सेशन को लेकर के, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का फॉरेन ट्रेड में नाम जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। नेक्स्ट वन इज इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। मशीन के द्वारा जो गुड्स बनाए जाते हैं वो मेनली कैसे होते हैं? इकोनॉमिक होते हैं, मतलब सस्ते पड़ते हैं। और वही हैंडमेड गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके कंपैरिजन में महंगे होते हैं। तो उसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स हमसे प्राइमरी गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल लेते थे और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें मशीन्स के थ्रू चीप रेट में बेचते थे, मतलब कंपैरेटिवली चीप होते थे इंडियन मेड गुड्स के, है ना। तो उससे क्या होता था कि लोगों को इंडियन गुड्स महंगे पड़ते थे और ब्रिटिश गुड्स जो थे वो सस्ते लगते थे, तो वो लोग उसे खरीदते थे एज कम्पेयर टू इंडियन गुड्स। तो इंडियन गुड्स की मार्केट जो थी वो फॉरेन मार्केट भी खत्म हो गई और अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट थी यानी कि अपनी कंट्री में जो सामान बेचना था वो भी खत्म हो गया। जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो वो कंपनी भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, जिसके कारण ही ये वर्ड आया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ओके, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की कमी थी। अब कमी थी तो देखते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होता है। तो इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन्स और टूल्स, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कि क्या बनाती हैं? मशीन्स वगैरह बनाती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने बताया नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। उस समय पर इंडिया में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। ओके, फिर ब्रिटिशर्स वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। इससे पहले ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि इंडिया में खुद की कोई इंडस्ट्री ना हो कैपिटल गुड्स की, जिसके थ्रू हम उन पर हमेशा डिपेंडेंट रहें। तो दैट मीन्स इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ना होने के कारण भी जब मशीन्स ही नहीं होंगी, मशीन ही नहीं होंगी तो हम अपना सामान कैसे बनाएंगे? तो जिसके कारण आपकी जो इंडस्ट्रीज थी उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो रोल था वो लिमिटेड था। कैसे? द स्टेट पार्टिसिपेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस चीज़ पर खर्चा किया? उन्होंने खर्चा किया रेलवे पर,
पावर जनरेशन पर, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स पर और कम्युनिकेशन पर। और ये चारों चीज़ें भी उनके अपने बेनिफिट के लिए थी। ये चारों चीज़ें किसमें आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये भी क्या था? उनके खुद के बेटरमेंट के लिए था, टू enlarge द साइज ऑफ मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, जिसके कारण हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, मतलब गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं किया। ओके, तो ये थे हमारे रीजंस जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नोन एज योर ऑक्यूपेशन। आप क्या करते हैं? आप जॉब करते हैं, वो आपका ऑक्यूपेशन हो गया। आपका बिजनेस है, वो आपका ऑक्यूपेशन हो गया, है ना। आप डॉक्टर हैं, वो आपका ऑक्यूपेशन हो गया। तो उस समय पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था लोगों का? तो सबसे पहली चीज़ थी, हमारे पास 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और बोल सकते हो आप सर्विस सेक्टर। ओके, तो उन्होंने बोला उस समय डोमिनेंस किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का था, क्योंकि मैक्सिमम लोग गाँव में रहते थे, खेती बाड़ी ही करते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज थे। अप्रॉक्स 70 to 75% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में थी, है ना। लेकिन इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो उसका कोई भी पार्ट नहीं था, मतलब बहुत ना के बराबर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में लोग काम करते थे। दैट वाज ओनली 9% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, है ना। नेक्स्ट वन इज रीजनल वेरिएशन। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स में भी बहुत डिफरेंस था। कैसे कि एग्रीकल्चर में मेनली उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, अगर आप यहाँ देखेंगे लोग तो मेनली सिर्फ किस में लगे होते थे? एग्रीकल्चर में। और वहीं अगर आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ मेनली आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में थे। यानी कि कुछ एरिया थोड़े डेवलप थे और कुछ एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे। ओके, तो लेसन है इस कोर्स का जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल करने का हमें कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो सोचिए कोई बेनिफिट है या नहीं, तो मुझे कमेंट करिए। उससे पहले हमने कुछ MCQs दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप उनके आंसर्स बताइए। फर्स्ट वन वाज डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कॉज्ड बाय। हैंडीक्राफ्ट की जो कंडीशन खराब हुई थी या बेकार हुआ था वो किसके कारण हुआ था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी के कारण, सही बात है। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, तो वो भी सही बात है। एंड न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, वेस्टर्न कल्चर हो गया था तो हमारी डिमांड का जो चीज़ों को यूज़ करने की तरीके थे या जो चीज़ें थी वो भी बदल गई थी। दैट मीन्स डिमांड का पैटर्न भी बदला था। तो इसीलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सेकेंड वन इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर इंडियंस वाज। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेन सोर्स ऑक्यूपेशन जो था या इनकम का जो मेन जरिया था वो क्या था इंडियंस के पास? एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, सर्विस था या नन ऑफ दी अबव? तो बताइए क्या था? वो सोर्स था आपके लिए एग्रीकल्चर। ओके, थर्ड वन इज स्टेट पार्टिसिपेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, ऑल ऑफ दीज। यानी कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया? तो उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया, कम्युनिकेशन के किया और पावर जनरेशन के लिए किया। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स फर्स्ट वाले का आंसर है आंसर नंबर डी, सेकंड वाले का आंसर है आंसर नंबर ए एंड थर्ड वाले का आंसर है आंसर नंबर डी। कितने सही गए कमेंट करिएगा। सो बताइए कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा या नहीं रहा? तो अगर देखा जाए तो कोई इम्पैक्ट नहीं था हमारे लिए, ठीक है। बस वो उनकी मजबूरी थी जो हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद बन गई। कैसे? द नो द मोटिव बिहाइंड एवरीथिंग ब्रिटिशर्स डिड वाज ओनली डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। उनका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ क्या था? डेवलप करना ब्रिटिश इकोनॉमी को। हाउएवर द मीन्स टू अचीव दैट यील्ड सम पॉजिटिव इफेक्ट, लेकिन उसको अचीव करने में हमारा कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो हमारे लिए था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ब्रिटिशर्स बहुत सारा जो वेल्थ था वो हमारे यहाँ से ले गए। करेंसी थी, कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड था, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पास से ले गए। बहुत महंगी महंगी मूर्तियाँ थी जो कि ले गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ थी जो यहाँ से वो नहीं ले जा सकते थे, जिसमें सबसे मेजर इम्पैक्ट था रेलवे का। अगर आप देखें तो रेलवे जो है वो उस समय डेवलप किया गया था, हालांकि आज भी डेवलप हो रहा है, बट दैट वाज द बेस जो कि वो ले जा नहीं सके और वो हमारे आगे के डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो देखिए रेलवेज उन्होंने डेवलप किया था क्या करने के लिए? फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए
इंटीरियर ऑफ कॉलोनियल इंडिया, यानी कि इंडिया में अब पोर्ट पर सामान आया या एक शहर से दूसरे शहर या स्टेट में सामान जाना है, तो उन्होंने इसी वजह से रेलवे डेवलप किया था। बट वो रेलवे ले जा तो सकते नहीं थे, ट्रेन यहाँ से उठा के तो ले जा सकते नहीं थे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। नेक्स्ट वन इज पोर्ट्स। पोर्ट्स क्यों बनाए गए थे? फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से सामान खरीदने के लिए और ब्रिटेन को सामान बेचने के लिए ही पोर्ट्स बनाए गए थे, लेकिन वो हमें अभी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स बनाया गया था किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए। आपने सुना होगा टेलीग्राम होते थे उस समय पर, तो वो डेवलप किए गए थे किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में, बट वो हमें बहुत आगे तक बेनिफिट देते रहे। नेक्स्ट वन इज रोड्स। रोड्स क्यों बनाई गई थी? सेम जैसे रेलवे बनाया गया था रॉ मटेरियल को एक जगह से या फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इसीलिए रोड्स बनाई गई थी कि एक पोर्ट से या एक जगह से सामान को दूसरे पोर्ट तक ले जाया जा सके। लेकिन इन सब चीजों का जो मोटिव था वो सिर्फ क्या था कि अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना इंडियन के पैसों से, यानी कि पैसा हमारा लगता था लेकिन उसका बेनिफिट ज्यादा किसके लिए था? ब्रिटिशर्स के लिए। ओके, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। दैट वाज कॉलोनियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, यानी कि जो कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स जो थे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि सिर्फ अपने नीड तक के लिए सामान उगाते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिशर्स उसे मार्केट में सेल आउट करके पैसा अर्न करते हैं, तो हमारे फार्मर्स जो थे उन्होंने भी उस चीज़ को अडॉप्ट किया। तो आज के टाइम में यही होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप्स उगाते हैं और उसे मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो हमें ये बेनिफिट मिला, हम उनसे ये सीख पाए। ओके, सेकेंड वन इज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोड्स बन गई, रेलवेज बन गया, जिससे क्या हुआ? इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, उसकी जानकारी बढ़ने लगी, उसकी नॉलेज भी बढ़ने लगी, इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि इस जगह पर काम है तो वहाँ काम के लिए चला जाए। तो उससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो थी वो हमारे लिए इम्प्रूव हुई। नेक्स्ट वन इज चेक ऑन फेमाइंस। पहले के टाइम में बाढ़ आ जाती थी, दिक्कतें होती थी, लोग हेल्प ही नहीं कर पाते थे, मतलब एक जगह पूरी खत्म हो जाती थी, एक शहर पूरा खत्म हो जाता था, लेकिन लोग कभी हेल्प नहीं कर पाते थे प्रॉपर्ली, क्योंकि उन तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचती थी। और जब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी और ये लोग पहुंच पाते थे, तब तक वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन एक्चुअल में जब ये रोड्स और रेलवेज बने तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ, और जब ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ तो हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे, यानी कि कहीं पर कोई भी ऐसे फमाइन्स वगैरह होते थे तो उस समय पर हम क्या करते थे? वहाँ पर उन्हें फूड ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते थे। ओके, तो बचाव राहत के जो काम होते हैं वो ईजी हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स से पहले हमारे इधर सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम, यानी कि लोग अपने नीड्स के हिसाब से सामान को बदल लेते थे, पैसे नाम की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या चालू किया? ये कॉइन्स वगैरह चालू किए, करेंसी चालू की, तो हमारा जो सिस्टम था वो कैसा हो गया? मॉनेटरी। तो हम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम पे आ गए। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कंट्रोल करने का तरीका। हमारे यहाँ पहले किंग्स वगैरह का शासन होता था, कंट्रोल अच्छा था, बट इतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाता था कि पूरी कंट्री को एक इंसान कंट्रोल कर ले, है ना। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो आपने हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका कंट्रोल करने का जो तरीका था, वो सब चीज़ें हमने सीखी। तो उससे पॉलिटिशियंस और प्लानर्स को बेनिफिट मिला कि उन्हें कैसे अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस के बाद कंट्रोल करना है। तो हमने उसी टाइम ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिली। तो ये तो एक्चुअल में ये सब था तो बेनिफिट के लिए, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन हम इंडियंस ने उसको यूज करके अपने लिए बेनिफिशियल बनाया, और इससे देखिए हमें एक सीख मिलती है कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना हो, हम उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। देखिएगा बहुत नेगेटिव सिचुएशन थी उस समय पर, लोग मर रहे थे, खाने के लिए नहीं था, कोई एम्प्लॉयमेंट के तरीके नहीं थे, लेकिन लोगों ने उसको कैसे कैसे सुधारा, उस नेगेटिव में भी उन्होंने पॉजिटिव ढूंढा, और वही हमारी